रहा है, हाइपोनेट्रेमिया मतलब सोडियम का लेवल कम हो रहा है। आप इनमें कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है Na मतलब क्या हो गया आपका सोडियम, क्या है सोडियम, याद रखें आप। Ka पोटेशियम के लिए आप क्या लिखते हैं, K बनाते हैं, तो आप इससे इनको सिंबल हैं याद रख सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी हो रही है। तो कार्डियक अरिथमिया किस में देखने को मिलेगा, कार्डियक अरिथमिया देखने को मिलेगा हाइपोकैलेमिया में। किसमें, हाइपोकैलेमिया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या है कि पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम होना, क्या होना, पोटेशियम का लेवल है जो कम होना। फिर है यहाँ पर आपको यदि हाइपरनेट्रेमिया की बात की जाए तो सोडियम का लेवल है जो कम होना। एक जो एक्चुअल वैल्यू होती है किसकी, पोटेशियम की, याद रखिए पोटेशियम की जो एक्चुअल वैल्यू एग्ज़ाम में आती है वो होती है 3.525 MEQ पर लीटर। याद रखें नॉर्मल वैल्यू होती है पोटेशियम की हमारे शरीर में कितनी, 3.525 MEQ पर लीटर। यदि 3.5 से कम होता है तो हाइपोकैलेमिया, 5.0 से ज़्यादा होता है तो हाइपरकैलेमिया। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट यील्ड एंड एनर्जी एट द रेट ऑफ। तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, 9 किलो कैलोरी, 4, 6 या फिर 7, सबको पता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलती है ओनली 4 कैलोरीज, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। याद रखें 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। फैट की बात करें हम तो 1 ग्राम फैट कितनी देता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर यदि प्रोटीन की पूछें तब भी 4, कार्बोहाइड्रेट की पूछें तब भी 4। मेजर जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से हैं, तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। मैक्रो की बात करें और माइक्रो की, तो माइक्रो में आपके आ जाएंगे जो भी मिनरल्स हैं वो, मैक्रो में आपके कौन से आ जाएंगे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वन, क्रॉसिंग ओवर ऑफ ऑप्टिक नर्व इन द क्रेनियल कैविटी इज कॉल्ड। तो जो ऑप्टिक नर्व है क्रेनियल कैविटी में क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, मैक्यूला, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक चियास्मा या फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो जो भी ऑप्टिक नर्व क्रेनियल कैविटी में क्रॉस करती हैं एक दूसरे को वो कहलाता है ऑप्टिक चियास्मा। क्या कहलाएगा, ऑप्टिक चियास्मा। नेक्स्ट वन, ड्यूरेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक चक्र की अवधि कितनी होती है, ऑप्शन में आपको 8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.08 सेकेंड या फिर 0.4 सेकेंड। तो हमने हजारों बार पढ़ा है एक कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड की, कितनी, 0.8 सेकेंड की। नेक्स्ट वन इज क्लॉटिंग फैक्टर 9 डेफिशिएंसी कॉज। ये यहाँ पर आपके कौन से नंबर लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको ये जो क्लॉटिंग फैक्टर पूछा गया लैटिन वर्ड्स में 9 लिखा हुआ है। 9 की कमी से क्या हुआ, क्रिसमस डिसीज, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जितनी भी बीमारियों के नाम दिए हैं एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। अब यहाँ पर आपको हीमोफीलिया 8वें नंबर से होता है, किससे, 8वें से होगा यहाँ पे। थैलेसीमिया नहीं है तो यहाँ पर आपका 9वें नंबर से क्या होगा, क्रिसमस डिसीज। नेक्स्ट वन, द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी वेन कौन सी है, फीमोरल वेन, सिफेलिक वेन, अम्बलाइकल वेन या फिर लॉन्ग सिफेनियस वेन। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी नस होती है, वेन होती है, वो होती है द ग्रेट सिफेनियस वेन और लॉन्ग सिफेनियस वेन। नाम याद रखिए, लॉन्ग सिफेनियस वेन और ग्रेट सिफेनियस वेन। नेक्स्ट वन है स्मॉल पाउच एट द बिगिनिंग ऑफ द थोरेसिक डक्ट इज। थोरेसिक डक्ट के यहाँ पर शुरुआत में ही जो स्मॉल पाउच होता है, एक छोटा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो क्या कहलाता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, पैलेटाइन टॉन्सिल, सिस्टर्ना चाइली या फिर अपेंडिक्स। स्मॉल पाउच है थोरेसिक डक्ट की बिगनिंग में ही, ये कहलाता है सिस्टर्नी कैली। क्या है, सिस्टर्ना कैली। नेक्स्ट वन,
अ पोटेंट स्टिमुलेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। तो श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक कौन सा है? एक क्वेश्चन भाई बहुत एग्जाम में आया हुआ है, कई एग्जाम में आया है। हाइपोकैल्सीमिया है, CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये मोस्ट VVIP क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया, स्पेशली नॉर्सेट में 2 बार आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने का काम करने वाली गैस है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर गैस नहीं दिया लेकिन नाम सभी गैसों के दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्टिमुलेट जो रेस्पिरेटरी सेंटर होगा CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट वन इज पेरिटॉन्सिलर एब्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। यदि पेरिटॉन्सिलर एब्सिस है तो इसका दूसरा नाम क्या है? क्विंसी, प्लूरेसी, टॉन्सिलाइटिस या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो यहाँ पर पेरिटॉन्सिलर एब्सिस के लिए यदि जो हमारे टॉन्सिल्स हैं, क्या है, पेरिटॉन्सिलर एब्सिस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? क्विंसी। क्या है? क्विंसी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? क्विंसी, जो कि पेनफुल पस एब्सिस रहेगी। क्या होगा? दर्द होगा और एब्सिस होगी कहाँ पर? टॉन्सिल्स के पीछे, जस्ट बिहाइंड द टॉन्सिल्स, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पेरिटॉन्सिलर। तो यहाँ पर जो पेरिटॉन्सिलर एब्सिस है इसको कहा जाता है क्विंसी। नेक्स्ट इज एक्सोपथैलेमस इज अ फीचर ऑफ। एक्सोपथैलेमस किसका लक्षण है? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, ग्रेव्स डिसीज या फिर हाइपरपिट्यूटरिज्म, किसका लक्षण है? यहाँ पर पूछा गया है एक्सोपथैलेमस। एक्सोपथैलेमस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की आंखें क्या रहती हैं? बाहर को आने लगती हैं। क्या है? बाहर को है, जो काइंड ऑफ वल्ज देखने को मिलेंगी। और ये देखने को मिलता है किसमें? ग्रेव्स डिसीज में। किसमें? ग्रेव्स डिसीज में, जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हाइपर जो थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने के कारण होगी। यहाँ पे हाइपो दिया गया है लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में होने के कारण होगी। आंखें आगे की तरफ वल्ज जैसे रहेंगी। क्या रहेंगी? वल्ज रहेंगी। तो वो कहलाता है क्या? एक्सोपथैलेमस। और ये देखने को मिलेगा ग्रेव्स डिसीज और हाइपरथायरॉयडिज्म में। नेक्स्ट है रेड नेक सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट ऑफ। रेड नेक सिंड्रोम किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोरेमफेनिकोल। तो जो रेड नेक सिंड्रोम है किस बीमारी के कारण होगा? साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जाएगा तो वो होता है वैंकोमाइसिन के कारण। किसके कारण? वैंकोमाइसिन के कारण। क्लोरेमफेनिकोल के कारण आपने सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है क्लोरेमफेनिकोल के कारण। वैंकोमाइसिन के कारण होगा रेड नेक सिंड्रोम। स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण क्या होगा? जो यूरिन का कलर है वो चेंज रहेगा। नेक्स्ट वन, अ ड्रग यूज्ड इन अ पेशेंट इन शॉक। तो यदि मरीज सदमे में है, शॉक में है, तो उसको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? निफेडिपिन, मेटोप्रोलोल, आइसोनियाजिड या फिर डोपामाइन। यहाँ पे देखिए मेडिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त दी हुई है। निफेडिपिन किसके लिए यूज़ की जाती है? निफेडिपिन का इस्तेमाल किया जाता है जब, यदि एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर निफेडिपिन हो गई, मेटोप्रोलोल हो गई, ये दोनों डिफरेंट हैं आपकी। आइसोनियाजिड क्या है? एक एंटीबायोटिक, एंटी ट्यूबरकुलर है। अब यहाँ पे शॉक वाले मरीज में आप क्या देंगे? तो वो देंगे आप डोपामिन। क्या देंगे? डोपामिन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नॉर्मल CSF प्रोटीन लेवल। साधारण CSF प्रोटीन का स्तर कितना होता है? 60 to 80 मिलीग्राम %, फिर 15 to 45 मिलीग्राम %, या फिर 100 to 120 या फिर 30 to 60। कितना रहता है नॉर्मल? नॉर्मल होता है 15 से 45 मिलीग्राम %। कितना? 15 से 45 mg%। नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन। तो जो श्वसन है, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स किससे कंट्रोल होते हैं? मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस का पूछे तो हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, मेड्यूला। क्या होगा, मेड्यूला। नेक्स्ट वन, एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर अ पेशेंट हु हैज़ अंडरगोन स्टेपेडेक्टोमी। स्टेपेडेक्टोमी यदि किसी मरीज की जानी है, क्या है, स्टेपेडेक्टोमी की जानी है, तो आफ्टर सर्जरी के बाद, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होगा, गैग रिफ्लेक्स को चेक करना, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू ब्लो द नोज, पोजीशन द पेशेंट ऑन ऑपरेटेड साइड, टू फ्रिक्वेंटली डू द वाल्साल्वा मैन्यूवर। क्या यहाँ पे आपका आंसर होगा? तो यहाँ पर आपको यदि मरीज के लिए क्या हुआ है, स्टेपेडेक्टोमी, क्या है, स्टेपेडेक्टोमी हुआ है यदि मरीज का, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है, माइक्रो सर्जरी है जो कि हियरिंग लॉस में की जाती है या फिर ऑटोस्क्लेरोसिस के केस में की जाएगी। तो यहाँ पे आपको मरीज को क्या करना है, नाक छींकने से मना करना है, नोज़ ब्लो करने से मना करना है, क्योंकि ईयर ड्रम, जब भी आप यदि नोज़ ब्लो करते हैं, आप चाहे तो ये करके देख सकते हैं इस क्लास को देखते देखते, तो आपके कानों के ईयर ड्रम में भी एक प्रेशर पड़ेगा, और यदि आपने ज़्यादा ज़ोर से नाक ब्लो की तो आपके कान में एक झंझनाहट टाइप फील होने लगता है। और यहाँ पर तो इमीडिएट सर्जरी के बाद बात की गई है, तो यहाँ पे इसको करने से मना करना है। तो क्या होगा, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू ब्लो द नोज। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए कॉमन साइट क्या है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर कौन सी है जो आपकी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए कॉमन साइट है, तो वो होता है जनरली लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल, कौन सी, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन है जो साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इंक्लूड। तो मॉर्फिन का साइड इफेक्ट क्या होगा, बीपी हाई रहेगा, रेस्पिरेटरी रेट कम होगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। यदि साइड इफेक्ट की बात करते हैं मॉर्फिन की, तो इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट कम होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। बीपी भी डाउन होगा, जब रेस्पिरेटरी रेट कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी डाउन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, रेस्पिरेटरी रेट कम होगी। फिर है साइन ऑफ हाइपोकैल्सेमिया, यदि शरीर में क्या है, यदि शरीर में कैल्शियम का ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो क्या लक्षण देखने को मिलेगा, कुलिन साइन, गॉडेल साइन, होमन साइन, ट्राउजी साइन। दो साइन देखने को मिलते हैं, एक होता है चौबोस्टिक और दूसरा होता है ट्राउजी। क्या होता है, चौबोस्टिक और ट्राउजी साइन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, होमन साइन डीबीटी का है, जिसका है डीबीटी का सा है। तो और यहाँ पर जो गॉडेल साइन है प्रेगनेंसी वाला साइन है, क्या है, गॉडेल साइन है जो क्या है, प्रेगनेंसी का साइन है। जो कुलिन साइन है ये देखने को मिलता है कब, यदि अम्बलाइकस एरिया के यहाँ पर, बेली बॉटम के यहाँ पर स्किन पर्पलिश टाइप देखने को मिले। जनरली यहाँ पर यदि पैंक्रियाज, क्या है, पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हुई हो, तब होगा है। तो यहाँ पर होमन साइन डीबीटी का है, गॉडेल्स प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग है, और ट्राउजी साइन और चौबोस्टिक साइन देखने को मिलता है यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हुई है तब। चारों एग्जाम में आपको आ सकते हैं। फिर है इन ईसीजी, रिकॉग्नाइजेबल क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट इन। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है कब होंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में, साइनस अरिथमिया या फिर पैरोक्सिमल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, किस में देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस इज। यदि मरीज को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो कॉमन कौन सा प्रोसीजर है यहाँ पे किया जाएगा, इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी, लूप कोलोस्टोमी या फिर एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन। कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाएगी अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले मरीज को ट्रीट करने के लिए,
तो वो होगी इलियोस्टोमी। क्या होगा? इलियोस्टोमी। नेक्स्ट वन, द रेडियो आइसोटोप इज़ यूज्ड इन बोन स्कैन। तो हड्डियों की यहाँ पर स्कैनिंग के लिए एज अ रेडियो आइसोटोप के तौर पर कौन यूज़ किया जाएगा? लिथियम, टेक्नीटियम, सीजियम या फिर कोबाल्ट, किसका इस्तेमाल किया जाता है? रेडियो जो आइसोटोप है एक तरीके से यहाँ पे डाई ही होती है, तो वो की जाती है इस्तेमाल टेक्नीशियम। क्या होगी? टेक्नीशियम 99। नेक्स्ट वन, क्लिनिकल साइन ऑफ रिजेक्शन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इजी है। यहाँ पर सभी साइन देखने को मिलेंगे यदि किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है और आफ्टर दैट क्या हो गया, यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, शरीर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब क्या सब कुछ देखने को मिलेगा किसी एक को छोड़कर। फीवर होगा, टेंडरनेस होगा ओवर ट्रांसप्लांट साइट पर, यूरिनरी आउटपुट बढ़ेगी कि यूरिनरी आउटपुट घटेगी। तो यहाँ पर यदि किडनी ने रिजेक्ट कर दिया है तो इन्फेक्शन होगा, टेंडरनेस होगी, दर्द होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगी कि घटेगी, इन दो में से ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर यूरिनरी आउटपुट की मात्रा में वृद्धि होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। किडनी ऑलरेडी आपकी रिजेक्शन है जो कर चुकी है, जो डोनर से जो लिया है उसको रिजेक्ट कर चुकी है। तो यहाँ पर जो साइन होगा नहीं कौन सा होगा, मतलब जो साइन देखने को नहीं मिलेगा, बाकी होगा यूरिनरी आउटपुट घटेगी, टेंडरनेस होगी ट्रांसप्लांट साइट पर, इन्फेक्शन हो सकता है तो फीवर भी आएगा, लेकिन यूरिनरी आउटपुट नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, दिसंबर 10, अप्रैल 7 या दिसंबर 1 में? कब मनाते हैं हम? तो मनाते हैं 31 मई को। एवरी ईयर 31 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय और वर्ल्ड नो टोबैको डे के तौर पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है द पोजीशन रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विथ एपिस्टैक्सिस। यदि मरीज की नोज ब्लीडिंग हुई, एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग, तो उसको कौन सी पोजीशन है जो दी जाएगी? सुपाइन, लेटरल, प्रोन या फिर सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो पोजीशन यूज़ की जाएगी यदि मरीज़ नोज़ ब्लीडिंग वाला है तो वो होगी सिटिंग एंड लीनिंग द फॉरवर्ड, बैठ के सामने की ओर झुककर। मतलब क्या होगा? नोज़ ब्लीडिंग। क्या होगा? नोज़ ब्लीडिंग। और नोज़ ब्लीडिंग के केस में कौन सी पोजीशन दी जाएगी मरीज को? सबसे पहली चीज़, पिंच द नोज एंड ओपन द माउथ। मुंह से सांस लेना है, नाक को बंद करना है, आगे की तरफ झुकना है और यहाँ पे आपको क्या करना है? कवर करने की कोशिश करना है नोज़ को, और आपको अपना सिर है जो इस तरीके से पीछे की ओर रखना है। तो यहाँ पे एपिस्टैक्सिस वाले मरीज को जो पोजीशन दी जाएगी बैठने की और सामने को झुकने की। नेक्स्ट वन, नर्व सप्लाइंग द डायफ्राम। तो डायफ्राम एक जो ऐसी मसल्स है, मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करने का काम करती है। और मेन मसल है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। डायफ्राम को सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है? वैगस, फ्रेनिक नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल या फिर इंटरकोस्टल। तो बहुत ही अच्छा सा नाम है और वो है फ्रेनिक नर्व। क्या है? फ्रेनिक नर्व है जो कि डायफ्राम को सप्लाई करती है। नर्व की जो बात पूछी है, तंत्रिका सिग्नल में हेल्प करेगी, वो होगी फ्रेनिक नर्व। नेक्स्ट इज हेमलिच मैन्यूवर इज यूज्ड इन। एक क्वेश्चन हजारों एग्जाम में आया होगा, मोर देन 1000 क्वेश्चन पेपर तो मैंने ही सॉल्व कर लिए अभी तक। तो 1000 से यदि बात करें हम तो यहाँ पर आपको कई एग्जाम में एमपी में तो आया है, छत्तीसगढ़ में भी आ चुका है क्वेश्चन। हेमलिच मैन्यूवर किसके लिए किया जाता है? टू इम्प्रूव लंग कैपेसिटी, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, टू एक्सपेल फॉरेन बॉडीज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, टू स्टिमुलेट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे यदि श्वसन नली में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी फॉरेन मटेरियल अटक जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए प्रोसीजर है जो किया जाता है, और ये किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है। इवन यहाँ पर लाइफ सेविंग है जो हो सकता है, लाइक सीपीआर जैसे। तो यहाँ पर फॉरेन बॉडीज़ यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसी है तो उसको बाहर निकालने के लिए हेमलिच मैन्यूवर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय, मतलब एक्सचेंज है जो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगा?
CO2 और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैस एक्सचेंज है वो कैसे होगा, होता कहाँ पर है, लंग्स के एल्वुलाई में, लेकिन कौन सी प्रोसेस से होगा, ऑस्मोसिस से, डिफ्यूज़न से, फिल्ट्रेशन से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ पर हमने ये सभी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ी हैं, 11th में पढ़ी हैं, 12th में पढ़ी हैं, और ये होता है डिफ्यूज़न से, किससे, डिफ्यूज़न से। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस में क्या होगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होगा, लेकिन डिफ्यूज़न में डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट विथ असाइटिस शुड टेक अ डाइट विच इज, यदि मरीज कैसा है, असाइटिस से पीड़ित है, तो यहाँ पर उसको कौन सी डाइट लेनी होगी। सबसे पहले जब आपको एसाइटिस का मतलब पता होगा तब आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। एसाइटिस का मतलब क्या होगा, हमारा जो एब्डोमेन है, क्या है, एब्डोमेन है, यहाँ पर एक तरीके से फ्लूइड का बिल्डअप हो जाना, कहाँ पर, पेरिटोनियल कैविटी में, कहाँ पे, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर पानी का भर जाना, एक तरीके से कहें पानी का भर जाना, फ्लूइड का बिल्डअप होना। तो यदि मरीज के पेट जो पेरिटोनियल एब्डोमिनल फ्लूइड है जो इकट्ठा हो गया है, पेरिटोनियल जो फ्लूइड है इकट्ठा हुआ है पेरिटोनियम कैविटी में, तो यहाँ पर उसको कौन सी डाइट लेने की सलाह दी जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड इन पोटेशियम, इंक्रीज्ड इन पोटेशियम, इंक्रीज्ड इन सोडियम या रिस्ट्रिक्टेड इन सोडियम। तो यहाँ पर दिया जाएगा उसको सोडियम की कमी वाली डाइट, मतलब सोडियम का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे उसके लिए किया जाएगा, किसका, सोडियम का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट वन, एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, तो हमारी लार में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या फिर पेप्सिन। तो जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारी लार में वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अमाइलेज, कौन से, अमाइलेज। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी प्रोड्यूस द, यदि किसी मरीज की थायराइड सर्जरी की जा रही है, थायराइड ग्लैंड को कट करके रिमूव किया जाना है, उसके जस्ट पीछे होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये हमारी रही एच शेप थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पर 4 छोटी छोटी पैराथायरॉयड ग्लैंड पीछे होती हैं। अब थायराइड तो निकाली गई, साथ में यहाँ पर यदि एक्सीडेंटल तरीके से पैराथायरॉयड ग्लैंड भी हमारी क्या हो गई, अलग कर दी गई, तो यहाँ पर मरीज को क्या हो सकता है, टेटेनी, एड्रीनोकॉर्टिसल स्टिमुलेशन, मिक्सेडीमा या फिर हाइपोवोलेमिया। तो यहाँ पे होगा उसको टेटेनी, क्या होगा, टेटेनी। अब क्यों होगा टेटेनी, तो मैं आपको बता दूं कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये हमारे शरीर में कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करती हैं, किसको, ब्लड सीरम कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करती हैं। जब इनको हटा दिया जाएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड को, तो कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे होगा, जब कैल्शियम की कमी होगी तब होगा टेटेनी, क्या होगा, टेटेनी। नेक्स्ट वन, प्राइमरी इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, तो कोल्ड एप्लीकेशन का फर्स्ट प्राइमरी इफेक्ट कौन सा होगा, वैसोडाइलेटेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेंटिलेशन या फिर हाइपर एमिया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड एप्लीकेशन, आपने सुना होगा, आपको चोट लगती है आप बोलते तुरंत आइस लगा लो, वो कोल्ड एप्लीकेशन हो गई, आइस लगा लो या ठंडा कुछ लगा लो, क्या कोल्ड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर उस कोल्ड एप्लीकेशन के पीछे का जो यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा, कैसे, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का, हॉट एज अ वैसो डायलिटेशन, डायलिटेशन में हेल्प करेगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या करेगा, यहाँ पे सिकोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट वन, गैस्ट्रिक लेवाज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एक होता है गैस्ट्रिक गैवेज, एक होता है गैस्ट्रिक लेवेज। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक लेवेज है जो किसके बाद है, कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, यदि क्या खा लिया उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, एस्प्रिन, ऑर्गोनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, कोरोसिव एल्किलाई या फिर ओडोलम। किसकी यदि यहाँ पर आपको पॉइजनिंग होती है, ओवरडोज होता है, खाने के बाद यहाँ पर गैस्ट्रिक लेवाज नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं किया जाएगा आपको कोरोसिव एल्किलाई खाने के बाद, क्लियर। नेक्स्ट वन, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल इज कॉल्ड एज, यदि हमारे शरीर का टेम्परेचर अचानक से डाउन जाने लगे तो क्या है, क्राइसिस, लाइसिस, फैस्टेजियम या फिर स्टेडियम। सडन फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर
ये कहलाता है क्राइसिस। क्या होगा? क्राइसिस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अचानक से बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाना क्या कहलाएगा? क्राइसिस। नेक्स्ट वन, द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज। जन्म के समय माँ की डेथ होने का, मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? सेप्सिस, टॉक्सेमिया, अफेक्सिया मतलब दम घुटना, हेमरेज और ब्लीडिंग। क्या है जो मेन रीज़न है? तो पूरे वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं तो मैटरनल डेथ का आफ्टर डिलीवरी और कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने तक जो मेन रीज़न है वो होती है ब्लीडिंग। अब वो एंटीपार्टम हो सकती है, पोस्टपार्टम हो सकती है और इंट्रापार्टम हो सकती है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज होगा मैटरनल डेथ का ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, वो क्या होगा? हेमरेज और पीपीएच। नेक्स्ट वन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंप्राइजेज ऑफ। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में ये आप ट्रायंगल देख लीजिए, इसमें क्या होता है? एक होता है एजेंट, दूसरा होता है होस्ट, तीसरा होता है एनवायरनमेंट। क्या होगा? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन, मैरिड कपल वेयर द वुमन इज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज। ये पूरे क्वेश्चन आपको CHO एग्जाम में आते हैं, NHM में आते हैं, GMCH में आते हैं, ESB में भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको इनको बहुत ही ध्यान से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी मैरिड कपल हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कंसीडर कब किए जाते हैं? 15 से 45 साल की उम्र, 15 to 45 और 49 भी, तो वो कहलाते हैं एलिजिबल कपल। कौन से? एलिजिबल कपल। नेक्स्ट वन, ऑस्टियोकॉन्ड्रल ब्लीडिंग इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ। ऑस्टियो वर्ड जुड़ गया, मतलब हड्डियों के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे आप लोग भी अंदाज़ा लगाइए किस विटामिन की कमी के कारण हो गए? A, B6, C या फिर D। तो मैंने कहा ऑस्टियो मतलब होती हैं बोन्स के रिगार्डिंग, बोन्स सेल। ऑस्टियोकॉन्ड्रल ब्लीडिंग की बात की जा रही है तो होगी विटामिन डी की कमी के कारण। किसके? विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, C होता तो स्कर्वी होती है, आपकी स्किन के रिगार्डिंग हो सकता है। A होता तो आँखों के रिगार्डिंग होता। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन IUDs आर। जो तीसरी जनरेशन की इंट्रायूटेराइन डिवाइस हैं वो कौन सी हैं? कॉपर इम्प्रेग्नेट, हार्मोनल, सिल्वर या फिर नायलॉन। सिल्वर वाली होती नहीं है ना नायलॉन की होती हैं, बच्ची कॉपर की और हार्मोनल की। तो अब आप भी बताइए कि जो थर्ड जनरेशन IUD है वो होती हैं हार्मोनल। कौन सी? हार्मोनल। लाइक प्रोजेस्टासाइड हो गई, आपकी मिरेना हो गई, तो वो कौन सी हो गई? हार्मोनल। नेक्स्ट वन इज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर सीन इन। ये बहुत ही ईजी है, देखने को मिलते हैं कहाँ पे? पैंक्रियाज में। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अग्नाशय और पैंक्रियाज में। ब्रेन, आमाशय, ओवरी या पैंक्रियाज। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलते हैं कहाँ पे? पैंक्रियाज में। फिर है हमारा क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिसीजेज। कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिसीज का एग्जाम्पल कौन सा है? रोमेटिक हार्ट डिसीज, VSD, आउटिक स्टेनोसिस या फिर टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रा मतलब यहाँ पे 4 डिफेक्ट आपके ऐड हो गए हैं, बूट शेप हार्ट है जो हो जाता है। और जो यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है वो हो गई टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। क्या है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। साइनोटिक हार्ट डिसीज, साइनोटिक होता है, एक साइनोटिक होता है। यहाँ पर क्या है? साइनोटिक हार्ट डिसीज। कंजेनाइटल जन्मजात और जन्म के समय से होने वाला साइनोटिक हार्ट डिसीज कौन सी है? वो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें हार्ट का शेप हो जाता है बूट के समान और इसमें 4 बीमारियां हैं जो इंक्लूडेड रहेंगी। नेक्स्ट वन इज फ्लोरोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट आफ्टर इंजेक्शन विद रेडियो ओपैक डाई इज कॉल्ड। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है कि एक डाई है जो इंजेक्ट की जाएगी आपको वाया IV रूट के थ्रू। अब यहाँ पर आपको विजुअलाइज किया जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए। किसके लिए? यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, वो भी रेडियो ओपैक डाई इंसर्ट करने के बाद। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? KUB, IVP, सिस्टोस्कोपी या फिर यूरेथ्रोस्कोपी। क्या नाम यहाँ पे दिया जाएगा? यहाँ पर क्या नाम दिया जाएगा? एक डाई यहाँ पे इंजेक्ट की गई है, तो एक डाई इंजेक्ट करने के बाद है जो ये क्या कहलाएगा? इंट्रावीनस पाइलोग्राम। क्या होगा?
इंट्रावीनस पाइलोग्राम, आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए। क्या हो गए? इंट्रावीनस पाइलोग्राम, जिसमें किडनी, यूरेटर इन सब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहाँ पर है जो जाके बीच में ये डाई है जो स्टॉप हो जाती है, इसको क्या कहा जाता है? इंट्रावीनस पाइलोग्राम। एक तरीके का एक्सरे है, डायग्नोस्टिक एक्सरे है, जिसमें कॉन्स्ट्रक्ट डाई इंजेक्ट की जाएगी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर इन सभी को चेक करने के लिए कि कोई ट्यूमर, ब्लॉकेज या स्टोन वगैरह तो नहीं है, और ये कहलाएगा इंट्रावीनस पाइलोग्राम। नेक्स्ट वन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यदि सर्विक्स कैसी होती है? ब्लूइश कलर की होती है। तो ये कौन सा साइन होगा? जैकमियर, हैगर्स, चैडविक या फिर गॉडेल साइन? कौन से साइन में कंसीडर होगा? तो ये कहलाएगा हमारा कौन सा? चैडविक साइन। ब्लूइश डिस्कलरेशन कैसा होगा? चैडविक साइन। ये चारों साइन आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वन, सॉल्ट लॉजिंग सिंड्रोम इज द फीचर ऑफ। लवण हास सिंड्रोम की विशेषता है जन्मजात, एड्रिनल हाइपरप्लासिया, इंटरसेक्स, गोनेडल डिसजेनेसिस, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। सॉल्ट लॉजिंग सिंड्रोम किसका लक्षण है? तो ये है एड्रिनल हाइपरप्लासिया। इसका कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया। नेक्स्ट वन, फॉल्स आइडियाज और बिलीव दैट द पेशेंट एक्सेप्ट एज रील आर कॉल्ड। ये देखिए, रील मतलब सही, वास्तविकता। एक होता है रील जो आप स्क्रॉल करते हैं इंस्टा पर, यूट्यूब पर। एक होता है रील मतलब रियल में जो चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर रियल जो पेशेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, फॉल्स आइडियाज़ और बिलीव्स हैं उनको एज अ रियल एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या है? डिल्यूजन है, हेल्यूसिनेशन है, इल्यूजन है या फिर मैजिकल थिंकिंग है? क्या है? क्या कहलाएगा? ये कहलाता है डिल्यूजन। साइकेट्रिक की क्लास में मैंने बताया था कि जो भी पेशेंट फॉल्स आइडिया और बिलीव को एज अ रियल एक्सेप्ट करते हैं वो कहलाता है डिल्यूजन। नेक्स्ट वन इज फ्लैशबैक ऑफ एन अनप्लीजेंट, टेरिफाइंग और पेनफुल एक्सपीरियंस में अकर इन। आपके पिछले और पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसके कारण आपको एक फ्लैशबैक के कारण आपको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं पेनफुल एक्सपीरियंस आपका जो रहा है पहले, उसको लेके आपके मन में जो भी चीज़ें आती हैं तो वो क्या? पैनिक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एगारोफोबिया है या फिर ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। क्या है? प्रीवियस चीज़ों को लेके आपके मन में जो फ्लैशबैक आने लगते हैं, यदि आप डर जाएं तो वो कहलाता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट मतलब पहले हुई हैं चीज़ें, ट्रॉमेटिक मतलब कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेट से किसी के घर में आग लग सकती है, बाय रेप का केस हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यदि उस फ्लैशबैक के कारण आपको रिसेंट में भी वो पेनफुल सिचुएशन होती हैं जिसके कारण पैनिक अटैक आ सकते हैं, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। OCD का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। PTSD को लेके मैंने एक सेपरेट क्लास ली थी, आपको पढ़ाया था, 10-12 मिनट का एक वीडियो होगा, आप चाहें तो उसको देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज गैमोफोबिया मीन्स। गैमोफोबिया का मतलब क्या? फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन या फिर फियर ऑफ स्पीड। गैमोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर और गैमो का मतलब होता है विवाह, मैरिज। विवाह से डर लगना, जो अभी रिसेंट की जनरेशन में कोई ड्रम हो गया, कोई पहाड़ों से हो गया, तो इस सब से बचने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को गैमोफोबिया हो रहा है और एक कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया? गैमोफोबिया मतलब फियर ऑफ मैरिज। नेक्स्ट वन, वर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ फीट इज इन एल्कोहलिक इज सजेस्टिव ऑफ। तो यदि जो भी शराब पीता है उसके पैरों में जलन होती है, क्या हो रहा है? जलन हो रहा है और काइंड ऑफ जैसे गुदगुदाहट टाइप टिंगलिंग हो रही है, तो क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, कोर्साकॉफ साइकोसिस या फिर सीजर और दौरे पड़ना। तो ये कहलाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि पैरों में यहाँ पर क्या हो रही है? लाइक सेंसेशन फील हो रहा है, जैसे जलन हो रही हो, कोई इसको गुदगुदाहट कर रहा हो, तो क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, क्रोनिक एक्सपोजर टू पुअर लाइटिंग कॉज। यदि लंबे समय तक आप कम लाइटिंग में हैं तो क्या हो सकता है? ब्लरिंग ऑफ विजन, कैटरैक्ट, वाइट फिंगर,
माइनर्स नेस्टेगमस। क्या देखने को मिलेगा? यदि आप लंबे समय तक अंधेरे में रहते हैं, कम लाइट में रहते हैं, तो ये हो सकता है माइनर्स नेस्टेगमस। कैटरेक्ट, इसको हम पिंक आइज कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अंधे होने का रीज़न यही है। नेक्स्ट वन, द साइज ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इज। श्वसनीय धूल का आकार है, जो रेस्पिरेबल डस्ट है उसकी जो साइज है वो क्या है? 20 माइक्रॉन्स, 15 माइक्रॉन्स, 10 माइक्रॉन्स या फिर 5 माइक्रॉन्स। कितनी होती है? तो होती है 5 माइक्रॉन्स। कितनी? 5 माइक्रॉन्स। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इज। सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? तो वो होता है कौन सा? एज पर यहाँ पे दो तरीके से होते हैं। एक होता है एविडेंट, इसमें साइज में, होता है क्वांटिटी में। तो सबसे बड़े इम्यूनोग्लोबुलिन की बात की जा रही है, तो वो कौन सा होगा? होगा IgM। लार्जेस्ट क्या हो गया? IgM। प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है? तो वो है IgG। अब हमारे जो आंसू हैं, जो भी म्यूकस है, उनमें क्या होगा? IgA। यदि जो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होता है, एलर्जी होती है, वो क्या होगा? IgE। तो यहाँ पे आपको इन सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्वेंट swallowing इन अ पेशेंट फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टोमी इंडिकेट्स। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद मरीज में बार बार है जो उसको लग रहा है कि कुछ निगल रहा है, तो क्या है? हेमरेज के कारण, एक्टिव गैग रिफ्लेक्स हो गया है, पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ थर्स्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। जो टॉन्सिलेक्टोमी के बाद यदि मरीज को बार बार लगता है कि जैसे वो कुछ निगल रहा है, तो ये निगलना उसको हेमरेज की तरफ इशारा कर सकता है, मतलब उसको ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे टॉन्सिलेक्टोमी के बाद यदि लगे कि वो क्या कर रहा है? स्वालोइंग, मतलब कुछ निगल रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? हेमरेज हो रहा है। नेक्स्ट वन, न्यूरोलॉजिकल इंजरी इन अ न्यूबॉर्न नोन एज कर्निक-टेरेसिस ड्यू टू। नवजात शिशु में कर्निक-टेरेस के नाम से जाने वाला तंत्रिकीय चोट का लक्षण कौन सा है? न्यूरोलॉजिकल इंजरी होती है यदि न्यूबॉर्न में, जिसको कर्निक-टेरेस कहेंगे। तो क्या इकट्ठा हो रहा है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड, बाइल सॉल्ट, या फिर बिलिवर्डिन। तो सबको पता है कर्निक-टेरेस में क्या होगा? बाइल है जो कलेक्ट होके ब्रेन में जाके ऑक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा। और यहाँ पर जब इकट्ठा होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा? इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग शुड बी स्पेशली मॉनिटर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग IV मैनिटॉल सेफली। यदि आप क्या कर रहे हैं? मैनिटॉल को एडमिनिस्टर करते हैं, तो आपको क्या चीज़ें हैं मॉनिटर करनी है? वाइटल साइन एवरी 4th आवर, बॉडी वेट डेली, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस 8th आवरली, या फिर यूरिन आउटपुट आवरली। तो यहाँ पर जब भी मैनिटॉल दिया जाता है, मैनिटॉल कब दिया जाता है? या तो ब्रेन में स्वेलिंग हो, फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ हो, उसको बाहर करने के लिए। अब यहाँ पर मैनिटॉल दिया जा रहा है, तो यूरिन आउटपुट को हर घंटे में चेक किया जाएगा। क्या है? हर घंटे में यूरिन आउटपुट है जो चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड इन रीनल कैप्सूल पर मिनट इज कॉल्ड। तो जो रीनल कैप्सूल 1 मिनट में क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं, वो क्या है? ग्लोमेरुलर कैपेसिटी, GFR, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर ग्रेडियंट, या फिर ग्लोमेरुलर रिजर्व, ये कहलाता है GFR। क्योंकि नॉर्मल कितनी होती है? 125 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में रीनल कैप्सूल कितना ब्लड फिल्टर करते हैं वो। नेक्स्ट वन इज बैगोसिस इज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ। बैगोसिस किसके कारण होगा? गन्ने की डस्ट इनहेल करने से, कॉटन डस्ट से, कोल डस्ट से, या जूट डस्ट से। ये यहाँ पर ऑक्यूपेशनल नर्सिंग का क्वेश्चन है। और ये होता है शुगर केन डस्ट को इनहेल करने से। जो लोग गन्ने की फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियसेस। डिस्टल रेडियस में यदि फ्रैक्चर होता है तो क्या है? ह्यूम फ्रैक्चर, मोंटेजिया फ्रैक्चर, गैलेंजी फ्रैक्चर, या फिर कूलिस फ्रैक्चर। तो यदि फ्रैक्चर कहाँ पे होता है? डिस्टल रेडियल में। कहाँ पर? डिस्टल रेडियस में। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कूलिस फ्रैक्चर। क्या है ये? कूलिस फ्रैक्चर। The following is a contraindication for bag and mask ventilation। तो बैग और मास्क वेंटिलेशन किसमें कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा? परसिस्टेंट सेंट्रल साइनोसिस में, हार्ट रेट यदि 100 बीट से भी बीट पर मिनट कम हो, डायफ्रेगमेटिक हर्निया हो, या फिर रेस्पिरेटरी रेट 20 से कम हो।
किस केस में है आप, क्या है, कौन से केस में आप यहाँ पर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं दे सकते हैं? तो होगा डायफ्रेगमेटिक हर्निया में, इसमें डायफ्रेगमेटिक हर्निया में। नेक्स्ट, फॉस्फेट टेस्ट इज यूज्ड। फॉस्फेट टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ मिथेमोग्लोबिनेमिया। किसके लिए यहाँ पर ये टेस्ट किया जाएगा? तो ये होता है दूध की पास्चराइजेशन प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए। फॉस्फेट टेस्ट का यूज़ किसके लिए होगा? एफिकेसी, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द मम्स। मम्स के कारण होने वाली कॉमन जटिलता क्या है? असेप्टिक मेनिंजाइटिस, मास्टाइटिस, ऑर्चिडाइटिस या फिर ऊफोराइटिस। यहाँ पर यदि पर्टिकुलरली एज पर जेंडर की बात करते तब आप अलग आंसर करते, लेकिन यहाँ पर कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है तो क्या होगा? असेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या होगा? असेप्टिक मेनिंजाइटिस। फिर द परफॉर्मेंस ऑफ आशा वर्कर इज मॉनिटर्ड बाय। तो आशा वर्कर जो भी काम करती है उनको कौन देखता है? सॉरी, आशा वर्कर का जो परफॉर्मेंस है वो इनमें से कौन सा हो सकता है? नंबर ऑफ डिलीवरी अटेंडेंट, रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ ट्रेनिंग अटेंडेंट या फिर नंबर ऑफ होम विजिट डन। तो यहाँ पर आशा वर्कर के लिए जो बेस्ट होगा वो क्या होगा? रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। परफॉर्मेंस ऑफ आशा वर्कर इज मॉनिटर्ड बाय। आशा वर्कर ने किस तरीके से काम किया है? 1000 पॉपुलेशन में एक आशा वर्कर तैनात की जाएगी, उन्होंने किस तरीके से काम किया है तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? उस एरिया की IMR है जो क्या है? घट जाएगी। वो कैसे घटेगी? आप टाइम टू टाइम उनको चेकअप के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लेके जाएंगे। फिर एक क्लासिक साइन ऑफ राइज्ड ICT, इंट्राक्रैनियल टेंशन का जो क्लासिक साइन है वो क्या है? डिक्रीज इन सिस्टोलिक प्रेशर, हाइपरटेंशन, टेकिपनिया या ब्रेडिकार्डिया। टेकिपनिया में क्या होगा? पल्स रेट आगे जाएगी, और यहाँ पर सॉरी रेस्पिरेटरी रेट टेकिपनिया में क्या होगी? आपकी हाई होगी, ब्रेडिपनिया में घटेगी। ब्रेडिकार्डिया में बिलो 60 पल्स रेट जाएगी, टेकिकार्डिया में 100 से ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पर यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो सब क्या देखने को मिलेगा? तो होगा ब्रेडिकार्डिया। क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। बिलो 60 है जो पल्स रेट यहाँ पे आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज स्टेटोरिया इंडिकेट्स। तो स्टेटोरिया क्या है? एबनॉर्मल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एबनॉर्मल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एबनॉर्मल डाइजेशन ऑफ फैट या फिर एबनॉर्मल डाइजेशन ऑफ मिनरल्स। रिया वर्ड जुड़ा मतलब कुछ सीक्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ सीक्रेट हो रहा है। अब यहाँ पर यदि हमारे शरीर में फैट है जो एबनॉर्मल तरीके से इन स्टूल में आता है, किसमें? स्टूल में आएगा, तो ये क्या है? वसा का अस्वाभाविक पाचन, मतलब एबनॉर्मल डाइजेशन ऑफ फैट। स्टेटोरिया का मतलब होता है एक तरीके से फैट है जो क्या है? स्टूल मिक्स्ड विद द फैट। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैक्सिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल है। GCS जो कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए स्कोरिंग सिस्टम है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? मैक्सिमम स्कोर क्या है? ऑप्शन है 17, 15, 14 और 12। तो ये था आज के लिए आपको क्वेश्चन पेपर। आई होप सो कि पेपर आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। टिप्स, नोट्स कुछ भी लेना चाहते हैं तो जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 888046, यहाँ पर ये 6 है, 468078, क्या है? 78। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके जो भी मटेरियल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यहाँ पे रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 8880468078। इसके अलावा आप ना तो किसी भी नंबर पर पेमेंट कीजिए, और मेडिकल एंड नर्सेज हब का इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। ये एक ओनली लौता नंबर है मेरा जिस पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो PDFs के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, आप बेझिझक होकर किसी भी टाइम है जो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।